हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में नैपसैक विद डुप्लीकेट आइटम्स मींस अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम सिंपली कहती है कि अगर हमारे पास एन आइटम है उन और वेट एरे गिवन है जिसमें सारे आइटम्स का वेट गिवन है और वैल एरे में सारे आइटम्स की वैल्यू गिवन है, यानी वो कितना प्रॉफिट होल्ड करता है। नाउ एक हमें वेट भी दिया है कैपिटल डब्ल्यू जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी है। हमें उस मैक्सिमम कैपेसिटी में उनमें से आइटम्स को भरना है। ऐसा भरना है कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम हो, यानी हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेट कर सकते हैं। तो ये तो थी 01 नैपसैक प्रॉब्लम और इसमें इतनी तो सिमिलरिटी थी, बट यहाँ पे एक चेंज है। वो चेंज क्या है कि हम जो आइटम है उसको मोर देन वन टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं। नैपसैक विद डुप्लीकेट आइटम्स मीन्स आप एक आइटम को अनलिमिटेड टाइम्स यूज़ कर सकते हो, जितनी बार चाहो। तो आप कैसे भी यूज़ करो, एट द एंड आपको प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम बनाना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, यानी दो आइटम है मेरे पास, वेट की वैल्यू 3 है, यानी मैक्सिमम आप तीन वेट 3 ही रख सकते हो। और वैल एरे दिया गया है, यानी पहले आइटम का जो वैल्यू है वो 1 है, पहले आइटम का वेट 2 है, दूसरे आइटम की वैल्यू 1 है और दूसरे आइटम का वेट 1 है। तो क्वेश्चन में इसमें सोल्यूशन में ये किया गया कि जो 1 वाला वेट था उसको 3 बार रख लिया गया, 3 वेट हमारा हो गया और 3 हमें प्रॉफिट मिल गया। सो बेसिकली हम लोग एक आइटम्स को मोर देन वन टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने 01 नैपसैक प्रॉब्लम कर रखी है उनके लिए तो बहुत आसान प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपने नहीं की तो थोड़ा आपके लिए टिपिकल होगा, हम लोग ट्राई करते हैं समझने की। तो सबसे पहले हम लोग एक रिकर्सिव सोल्यूशन लिखने वाले हैं। सो रिकर्सिव सोल्यूशन में हम लोग एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाएंगे, जो अगर मैं एक n पास करूं यानी नंबर ऑफ आइटम और एक कैपिटल W पास करूं यानी कैपेसिटी, तो ये मुझे रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ये मुझे रिटर्न करेगा मैक्सिमम प्रॉफिट। मैं कैपिटल N नंबर ऑफ आइटम्स का यूज़ करूंगा और कैपिटल W मेरी कैपेसिटी है, तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बना सकता हूँ वो ये सॉल्व फंक्शन रिटर्न करेगा और इसी को मैं एट द एंड रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब मुझे ये सॉल्व फंक्शन कहीं ना कहीं डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो मैं डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैं अब n जो है ये एक वेरिएबल है, यहाँ पे कैपिटल N एक कांस्टेंट था, मींस आप कैपिटल N और कैपिटल W की बात कर रहे हो। यहाँ मैं स्मॉल n और कैपेसिटी लूंगा, यानी किसी भी n और किसी भी कैपेसिटी के लिए यहाँ पे वैलिड है। अब देखो, अब एक बात समझो, n क्या रिफर कर रहा है? n रिफर कर रहा है मैं किस आइटम पे हूँ। n की वैल्यू 1 मतलब आपके पास एक आइटम है, n की वैल्यू n मतलब आपके पास n आइटम है। कैपेसिटी बता रहे हैं कि आपकी बैग की कैपेसिटी कितनी है। अब सिंपल सी बात है, अगर हम लोग यहाँ पे बेस केस लिखने वाले हैं, अगर n इक्वल टू जीरो, यानी नंबर ऑफ आइटम्स, जो मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स है वो जीरो है, यानी आप एक बैग लेके आए, आप बाजार गए बैग लेके, वहाँ पे आपको पता चला कि कुछ आइटम्स होने वाले थे और हम लोग उसका यूज़ करने वाले थे, बट वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला नंबर ऑफ आइटम्स मेरे जीरो हैं। तो मुझे यहाँ से क्या रिटर्न होने वाला है? मुझे कितना प्रॉफिट रिटर्न होने वाला है? मुझे जीरो प्रॉफिट रिटर्न होने वाला है। सिंपल सी बात है। या फिर दूसरी चॉइस क्या है? दूसरी चॉइस सिंपली ये है कि मेरे पास नंबर ऑफ आइटम्स वहाँ ढेर सारे थे, बट जो मैं बैग लेके गया उसकी कैपेसिटी जीरो थी। इस केस में भी मुझे जीरो ही रिटर्न होगा, ये रिटर्न जीरो। एलिफ सेकंड कंडीशन में यहाँ पे डीपी की कंडीशन लगाता हूँ जो कि है एन कॉमा कैप। अगर एन कॉमा कैप मेरी डीपी डिक्शनरी में है तो मैं रिटर्न कर दूंगा डीपी ऑफ एन कॉमा कैप। ओके, और मैं यहाँ पे डीपी डिक्शनरी बना भी लेता हूँ। सो डीपी इज इक्वल टू दैट डिक्शनरी। नाउ एलिफ में मैं ये रिटर्न कर दूंगा। नाउ एल्स पार्ट। अब हम लोग एल्स पार्ट पे पहुंचते हैं, यानी नंबर ऑफ आइटम्स भी कुछ है और कैपेसिटी भी कुछ है। ठीक है, तो अब n का मतलब यहाँ पे n है, इसका मतलब मैं n की वैल्यू जीरो नहीं है, इसका मतलब कोई n की कोई वैल्यू होगी। और n की अगर कोई वैल्यू है, इसका मतलब मैं nth आइटम पे खड़ा हूँ। nth आइटम पे खड़ा हूँ तो पहले मैं एक काम करता हूँ, nth आइटम का वेट देख लेता हूँ और nth आइटम की वैल्यू देख लेता हूँ। सो करंट वेट, अब मैं क्या वेट एरे में जाऊंगा और अगर मैं nth आइटम की बात करता हूँ तो n-1 इंडेक्स पे उसका वेट रखा होगा। ठीक है, मैं अगर n की वैल्यू 1 को पहला आइटम बताता हूँ और जो वैल और वेट एरे है उसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है, तो ऑब्वियसली एक कम हो जाएगा। यहाँ पे करंट वैल्यू की बात करता हूँ तो वैल एरे में जाऊंगा और n-1 इंडेक्स पे मेरा करंट वैल्यू रखा होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरा जो करंट वेट है, ठीक है, करंट आइटम है जो मेरे पास, सपोज दैट वो 3 किलो का है और जो मेरी बैग की कैपेसिटी वो 10 किलो है, तो ऑब्वियसली मैं उस सामान को बैग में रख सकता हूँ। ठीक है, बट अगर ऐसा हुआ कि करंट वेट जो अभी आइटम था उसकी जो वेट था वो 10 kg था और जो मेरी बैग की कैपेसिटी है वो 3 kg है, तो इस कंडीशन में मैं उस आइटम को बैग में नहीं रख सकता। ये बात समझ में आई? तो मैं एक आइटम को बैग में तभी रख सकता हूँ जब उसका जो करंट वेट है वो लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो बैग की कैपेसिटी के। इसी कंडीशन में मैं उस आइटम को बैग में रख सकता हूँ। अब अगर मैं उस आइटम को बैग में रख सकता हूँ तो मेरे पास दो चॉइस है, या फिर मैं उस आइटम को बैग में रखूंगा या फिर मैं उस आइटम को बैग में नहीं रखूंगा।
बात समझ में आई? तो C1 का मतलब मैं पुट कर दूंगा और C2 का मतलब मैं पुट नहीं करूंगा। ये बात समझ में आई? एल्स कंडीशन में मैं सिंपली जो करंट वेट है वो ग्रेटर देन कैपेसिटी है, यानी मैं उस आइटम को बैग में रख ही नहीं सकता। सो मेरे पास सिर्फ एक चॉइस है कि मैं पुट नहीं करूंगा। ठीक है। सो अगर मैं किसी आइटम को बैग में पुट करता हूँ, तो मैंने आइटम लिया और आइटम को बैग में पुट कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर आपने आइटम को बैग में पुट कर दिया तो आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ? सीवी, जो करंट प्रॉफिट है वो तो आपको मिल गया। ठीक है, आपका बैग था, आपने एक आइटम को बैग में उठा के रख दिया, तो उस आइटम का जो प्रॉफिट है वो तो आपको मिल गया। तो मैंने करंट जो वैल्यू है वो ऐड कर दी प्लस। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपने इस आइटम को बैग में रख दिया तो आपके पास आइटम कितने बचे? जरा ध्यान से सोचना, आपके पास आइटम कितने बचे? आप लोगों को लग रहा होगा कि आइटम आपके पास n-1 बचे, बट आइटम अभी भी आपके पास n बचे हैं, क्योंकि nth आइटम की जो क्वांटिटी है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। अगर आपने एक आइटम को उठा के बैग में रख दिया, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आप उस आइटम को दोबारा नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो किसी भी आइटम की क्वांटिटी है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है। अगर आपने एक आइटम को रखा, इसका मतलब अभी भी आपके पास n आइटम्स बचे हैं। पर जो बैग की कैपेसिटी है वो अब घट के क्या हो चुकी है? कैप माइनस करंट वेट, क्योंकि करंट आइटम जो आपने रखा उसका जो वेट था वो CW था और बैग की कैपेसिटी थी कैप। आपने करंट आइटम को बैग में रखा, कैपेसिटी घट गई, बट नंबर ऑफ आइटम्स अभी भी इतने ही है। बस ये पार्ट चेंज है। ये पार्ट 01 नैपसैक में ऐसा नहीं हुआ करता था। 01 नैपसैक में n-1 हो जाया करता था, क्योंकि एक आइटम एक ही बार है। यहाँ पे क्या कहता है, एक आइटम को आप मोर देन 1 टाइम्स यूज कर सकते हो। यानी अगर आपने एक आइटम को बैग में रखा है, इसका मतलब आप दोबारा भी रख सकते हो, चांसेस हैं। तो मैं एन की वैल्यू नहीं घटाऊंगा। अगर आपने करंट आइटम को बैग में नहीं रखा, इसका मतलब आप करंट आइटम को रखना ही नहीं चाहते। और अगर रखना ही नहीं चाहते, अब आपके पास n-1 आइटम्स बचते हैं, यानी आप लेफ्ट मूव कर गए। बैग की कैपेसिटी अभी भी उतनी है, क्योंकि आपने उस आइटम को बैग में नहीं रखा। सिंपल सी बात है। नाउ यहाँ पे क्या है, आप उस आइटम को बैग में नहीं रख सकते, तो नहीं रख सकते, आपके पास नंबर ऑफ आइटम कम हो जाते, कैपेसिटी अभी भी उतनी है। तो ध्यान से बात समझने वाली ये है कि अगर आप आइटम को यूज कर सकते हो, इसका मतलब आप एक एक से ज्यादा बार भी उसे यूज कर सकते हो, तो आप नंबर ऑफ आइटम्स घटाओगे नहीं। अब C1 एक चॉइस है, C2 एक चॉइस है। आपको क्या चाहिए? आपको मैक्सिमम चाहिए। तो आप C इज इक्वल टू मैक्स ऑफ C1 कॉमा C2, और यहाँ पे C इज इक्वल टू दैट वैल्यू। अब मैंने क्या किया, मैं सिंपल DP जो मेरी डिक्शनरी है इसके n कॉमा कैपेसिटी में इस C को भर दूंगा और यहाँ से सिंपल रिटर्न C कर दूंगा। सो ये मेरा पूरा सोल्यूशन हो चुका है। सो कंपाइल एंड रन। ओके, सो कंपाइल एंड रन पे तो सही आ रहे, सबमिट करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो बेसिकली ये एक एरर दे रहा है, टेस्ट केस पास्ड, और 203 टेस्ट केस में एक रन टाइम एरर दे रहा है। एक्चुअली पाइथन यूजर्स जो होते हैं उनके साथ अक्सर ये दिक्कत होती है, क्योंकि जब रिकर्सिव कॉल होती है तो रिकर्सिव कॉल जो हमारी इंटरनल स्टैक होती है उसमें स्टोर होती रहती है। बट एक टाइम पे वो जो रिकर्सन जो स्टैक होती है वो भर जाती है, उस टाइम पे हमारी रन टाइम एरर देती है। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए, सिस मॉड्यूल इंपोर्ट करिए और सिस डॉट सेट रिकर्सन लिमिट, हम लोग को जो रिकर्सन की लिमिट है वो बढ़ा देनी है, और बढ़ा के कोई बड़ी वैल्यू दे दो, लाइक मैंने दे दिया यहाँ पे 5000। वापस से कंपाइल एंड रन करते हैं और उसके बाद हम लोग कर देंगे सबमिट। अब यहाँ पे आपको एरर अभी भी मिल रही है, बट ये जो एरर है ये टाइम लिमिट एक्सीडेड है। मैंने बहुत अलग अलग मेथड्स यहाँ पे ट्राई करे ताकि मैं इसको और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकूं, बट पाइथन सबको पता है, पाइथन एक स्लो लैंग्वेज है और इन लोगों ने जो यहाँ पे कंस्ट्रेंट दे रखे हैं ये बहुत टाइट कंस्ट्रेंट है। इस वजह से हम लोग जो रिकर्सिव सोल्यूशन है, मैं यहाँ पे मैंने कई मेथड ट्राई करे, बट जो रिकर्सिव सोल्यूशन है वो हमेशा यहाँ पे एरर दे रहा है। तो बेसिकली 203 टेस्ट केस तो यहाँ पे पास हो गए, बट बाकी टेस्ट केस जो मेरे 203, 204, 205 तीन टेस्ट केस हैं ऐसे जो पास नहीं हो रहा है। आप लोग भी ट्राई करिएगा अलग अलग रास्ते, अगर आपको कोई ऐसा सोल्यूशन मिलता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम लोग इसकी जो आइटरेटिव अप्रोच है उसको करने वाले हैं, जो कि रिकर्सिव अप्रोच जैसी है, एकदम सेम है। तो जैसा कि जिन लोगों ने 01 नैपसैक कर लिया उनके लिए तो बहुत आसान होने वाला है, बट नहीं किया फिर भी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग नंबर ऑफ, हमें पहले रोज बनानी है और कॉलम बनाना है, यानी हम लोग एक 2D एरे बनाने वाले हैं। सो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज, और जो सोल्यूशन होने वाला है ये पूरा रिकर्सिव सोल्यूशन जैसा ही होने वाला है, बट आइटरेटिव अप्रोच में हम लोग एक चेंज करते हैं। वो चेंज ये है
कि जो नंबर ऑफ रोज है वो n लेते हैं, यानी जो जीरो रो है वो एक आइटम को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे n की वैल्यू जीरो जो है वो जीरो आइटम को रिप्रेजेंट करती थी, तो ये यहाँ पे डिफरेंस है। हम लोग फॉर अंडरस्कोर इन रेंज कैपिटल N ये बताती है, नंबर ऑफ रोज बताती है। अब मुझे कॉलम बनाना है। कॉलम कितनी बार होगा? कॉलम होगा जीरो और w प्लस वन, यानी अगर मुझे w कैपेसिटी है तो w प्लस वन कॉलम बनाऊंगा, यानी जीरो से w तक मैं इंडेक्स यूज कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? अब सिंपल सा मैं एक लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज कैपिटल है एंड फॉर जे इन रेंज, और यहाँ पे मैं w प्लस वन करने वाला हूँ। ठीक है, जो मेरी हर बार जो कैपेसिटी बता रही है वो कॉलम बता रहा है, तो कैपेसिटी इज इक्वल टू मैंने जे कर दिया। करंट आइटम जो है वो मेरा ith इंडेक्स बता रहा है, क्योंकि ith इंडेक्स जीरो से n माइनस वन तक मूव कर रहा है। अगर मैं करंट आइटम की वैल्यू की बात करूं, सो सीवी, सो करंट आइटम की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीवी, जो कि हो जाएगी मैं वैल एरे में जाऊंगा और ith इंडेक्स से पूछ लूंगा। करंट वेट अगर मुझे निकालना है तो सिंपल सा मैं वेट एरे में जाऊंगा और यहाँ से ith इंडेक्स से पूछ लूंगा, यानी करंट आइटम का मेरे पास वैल्यू भी है और वेट भी है। अगर i की वैल्यू जीरो है यहाँ पे, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक आइटम है। इसके लिए बाद में देखते हैं, पहले बाकी रोज के लिए देखते हैं। अगर सिंपल सी कंडीशन है, वही कंडीशन है, अगर करंट वेट यानी जो अभी आइटम है उसका वेट लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो कैपेसिटी के, इसका मतलब मैं करंट आइटम को यूज कर सकता हूँ। अगर यूज कर सकता हूँ तो मेरे पास दो चॉइस है, या फिर यूज करूँ या फिर ना करूँ, दोनों में से जो मैक्स होगा वो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। ओके, सो मैं dp ऑफ आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू सिंपली हो जाएगा कि मुझे क्या करना है यहाँ पे। मेरे पास दो चॉइस हैं, तो पहली मैं करंट आइटम को यूज कर लेता हूँ। अगर मैं करंट आइटम को यूज कर लेता हूँ तो मेरा सीवी प्रॉफिट मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ मिला था। मैं यहाँ पे सीवी प्लस, और दूसरी चीज क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ आइटम अभी भी उतने ही है। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम कम नहीं हुए, क्योंकि मैं एक आइटम को मोर देन वन टाइम्स भी यूज कर सकता हूँ। यानी जो आई की वैल्यू है वो चेंज नहीं हुई, बट हाँ कैपेसिटी मेरी घट गई है। कैप माइनस ये हो जाएगा करंट वेट। ठीक है, ये तो ही पहली चॉइस। अब एक और चॉइस क्या है? एक और चॉइस है, मैं करंट आइटम को यूज नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहता यानी नंबर ऑफ आइटम एक कम हो चुके हैं, कैपेसिटी अभी भी उतनी ही है। इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो मेरा आंसर होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे मैक्स कर देता हूँ। अगर ऐसा नहीं है यानी एल्स पार्ट है, यानी करंट आइटम को मैं यूज कर ही नहीं सकता। अगर मैं करंट आइटम को यूज नहीं कर सकता तो मैं क्या करूंगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन, यानी नंबर ऑफ आइटम एक कम हो जाएंगे और कैपेसिटी अभी भी मेरी उतनी ही है। ये मेरा पूरा हो जाता है। अब i इज इक्वल टू जीरो, यानी एक आइटम के लिए बात करते हैं। नाउ यहाँ पे कंस्ट्रेंट चेक करते हैं। कंस्ट्रेंट क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ आइटम है वो एक या एक से ज़्यादा होने वाले हैं, और किसी भी आइटम की जो वेट या वैल्यू है वो भी एक या एक से ज़्यादा होने वाली है। अब सिंपल सी बात है, मेरे पास अगर एक आइटम है, ठीक है, अगर एक आइटम है उसका कुछ वेट है, सपोज वेट है मेरा 3 kg, और उसकी वैल्यू है थ्री के, वैल्यू थ्री मान लेते हैं, वेट भी थ्री वैल्यू भी थ्री, और अगर मेरी बैग की कैपेसिटी 15 दी है, तो मैं कितना बैग को भर सकता हूँ? मैं बैग को पूरा फिल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो पहला आइटम है, सारे आइटम इनफाइनाइट अमाउंट में है, तो मेरे पास जो पहला आइटम है वो भी इनफाइनाइट अमाउंट में है। एक आइटम है उसका वेट है 3 kg, बैग की कैपेसिटी है 15, मैं वो जो आइटम है उसको 5 बार भर सकता हूँ। 15 kg वेट हो जाएगा और 15 kg मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं चेक कर लूंगा कि अगर जो मेरा करंट वेट है, दैट करंट वेट इज लेस देन और इक्वल टू कैपेसिटी। ठीक है, मैं करंट वेट की बात करता हूँ, वो लेस देन है या इक्वल टू कैपेसिटी के, इसका मतलब मैं यूज कर सकता हूँ उस आइटम को। अगर मैं उस आइटम को यूज कर सकता हूँ, सो उसका प्रॉफिट कितना मिलने वाला है, तो देखते हैं। कैपेसिटी, ये तो हुआ मेरी बैग की कैपेसिटी, डिवाइड बाई करंट वेट। अब सिंपल सा समझो, अगर मेरे पास कैपेसिटी 15 होती, करंट वेट मेरा 3 होता, यहाँ पे आंसर आता है, इसका आउटपुट 5 आता। ओके, यानी मैं 5 बार उस आइटम को भर सकता हूँ। और एक आइटम की क्या वैल्यू है? अ, एक आइटम की वैल्यू सीवी है, तो 5 आइटम के लिए दैट वैल्यू जो ये अभी आउटपुट आया इनटू करंट वैल्यू, ये मेरा टोटल रिजल्ट आ गया। अब मैंने देखा ये कंडीशन, क्या ये कंडीशन लगाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। जब भी मेरा करंट वेट है वो कैपेसिटी से बड़ा हो गया, यानी बैग छोटा है सामान बड़ा है, उस टाइम पे कैप डिवाइड बाई सी डब्ल्यू ये हो जाएगा जीरो, और ये टोटल वैल्यू हो जाएगी जीरो, इसलिए मुझे अलग से कंडीशन हैंडल नहीं करनी इफ एल्स की। ये हो गया मेरा पूरा। और एट द एंड मुझे करना क्या है, जो आखिरी सेल होता है वहां पे मेरा आंसर आता है, यानी कैपिटल एन, nth रो और wth कॉलम। इस कंडीशन में मैं सिंपल डीपी में जाऊंगा, आखिरी रो पे जाते हैं, आखिरी रो होता है n माइनस वन यहाँ पे, क्योंकि n रोज हैं टोटल और आखिरी कॉलम है w। ये मेरा सोल्यूशन हो जाता है। इसको कंपाइल एंड रन करते हैं।
अगर कोई एरर नहीं हुई तो मेरा सोल्यूशन यहाँ पे ओके, सोल्यूशन सही आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। ग्रेट, हमारा सोल्यूशन सबमिट हो चुका है। बट क्या हम लोग यहाँ पे ये जो हमने 2D एरे बनाई, क्या हम लोग इसे 1D एरे में भी काम चला सकते हैं? सोचना इस बात को। क्या चला सकते हैं? और क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑक्सिलरी स्पेस, यानी हमें ओ डब्ल्यू का स्पेस लेना है। हम लोग एक 2D एरे, हम लोग एन इंटू डब्ल्यू का स्पेस ले रहे हैं। क्या हम लोग ओ डब्ल्यू में भी ये काम कर सकते हैं? क्या मुझे एक ही एरे में ये काम हो जाएगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2D एरे? सो ज़रा देखते हैं। हम लोग का जो भी डीपी ऑफ आई जे है, बेसिकली डीपी ऑफ आई जे है, वो कैसे मूव कर रहा है? डीपी ऑफ आई और कैप माइनस सी डब्ल्यू। यानी अगर मैं आईएथ रो की बात करूं, सो आईएथ रो और जेथ कॉलम की जो वैल्यू है वो कहाँ कहाँ से मिलती है? एक तो मेरी आईएथ रो में पीछे चले जाओ, कैप माइनस सी डब्ल्यू पे चले जाओ तो मुझे मिल जाएगी, या फिर उसी जगह पे एक ऊपर एक ऊपर स्टेप पे बढ़ जाओ तो मिलेगी। जरा इसको वापस समझते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है डी कॉमा डी कॉमा डी कॉमा डी, ऐसा एलिमेंट है, और ये मैं अगली रो की बात करता हूँ। सो ई कॉमा ई कॉमा ई कॉमा ई। सो अगर मैं इस वाले आइटम की बात करूं, जिस पे अभी मैंने हाईलाइट किया, इस वाले आइटम की बात करूं, तो इस वाले आइटम की वैल्यू मुझे दो जगह से मिलती है। एक तो मैं इसी रो में कैप माइनस सी डब्ल्यू पे चला जाऊं, यानी मुझे रो नहीं चेंज करनी, मैं इसी रो में पीछे चला जाऊं तो मुझे एक आंसर मिलता है, और दूसरा आंसर मुझे इसके जस्ट ऊपर वाली रो पे मिलता है। ये बात समझ में आ रही? तो अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं स्टार्टिंग में जब मैं अगली रो की बात करूं, जब भी मैं अगली रो की बात करूं, तो अगली रो में अगर मैं पुराना डेटा कॉपी कर दूं, अगली रो में पुराना डेटा कॉपी कर दूं, तो मेरे पास जो अभी नई वाली रो है, नई वाली रो जो बनी, उसमें क्या पुराना डेटा रहेगा? पुराना डेटा रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो अगर मैं जब इस वाले एलिमेंट पे पहुंचूंगा, तो मुझे ऊपर जाने के बजाय, एक स्टेप ऊपर जाने के बजाय, मुझे इसी वाली जो एलिमेंट है, यहीं इसी एलिमेंट पे मुझे ये डेटा मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे आई माइनस वन कैपेसिटी पे जाने के बजाय मैं डीपी ऑफ आई ऑफ कैपेसिटी पे भी वो आंसर पा सकता हूँ, अगर मैं नीचे वाली रो में ऊपर वाली रो की सारी वैल्यू कॉपी कर दूं। और यहाँ पे अगर मैं सारी इधर से लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूँ, तो इधर से सारी वैल्यू चेंज होती जाएंगी। सपोज ये ई होगी, ये एफ होगी, ये जी होगी, ये एच होगी। और अभी अगर मैं इस जगह पे हूँ सपोज दैट इस जगह पे हूँ, और मैंने ऊपर वाली रो से नीचे वाली रो को पूरी कॉपी कर दी है, तो अभी तो ये डी है, यानी ऊपर वाली रो की वैल्यू अभी भी है, लेफ्ट साइड की जितनी वैल्यू है वो बदल चुकी है। तो मैं इन वैल्यूज को तो पा सकता हूँ, और ऊपर जाने के बजाय मैं इसी रो में ऊपर की वैल्यू भी पा सकता हूँ, यानी जस्ट ऊपर वाली रो की वैल्यू पा सकता हूँ। ठीक है, इसको जरा समझने का ट्राई करना। तो मेरा सिंपल सा मतलब है, मैं क्यों कॉपी करूं? मैं अगली रो बनाने के लिए पुरानी रो का डेटा क्यों कॉपी करूं? मेरे पास एक और अच्छी चॉइस ये है कि मैं सिर्फ एक ही रो लूं और एक ही रो में चेंज करता रहूं। तो अगर मैं एक ही रो में चेंज करता रहूंगा, तो मेरे पास कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं। जरा देखना इस बात को। अगर मैं यहाँ पे आ, जो एन मैंने रो बनाई है, इसको बनाने के बजाय मैं सिंपल ऐसा करता हूँ, यानी एक 1D रो बनाते हैं, 1D एरे बनाते हैं, और मैं 2D एरे में चेंज करने के बजाय 1D एरे में ही चीजें चेंज करेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे डीपी ऑफ आईएथ रो की बात कर रहा हूँ, बट मैं डीपी ऑफ आईएथ रो में नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही रो है, यानी एक ही एरे है, तो मैं डीपी ऑफ जेथ इंडेक्स पे ये काम कर दूंगा। यहाँ पे देखते हैं, डीपी ऑफ आई जे में करने के बजाय मैं डीपी ऑफ जे में भी वो काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही रो है। मैक्सिमम ऑफ सी वी ऑफ डीपी ऑफ आई ऑफ कैप, ओके, आई यहाँ से भी हटा सकते हैं, आई माइनस वन यहाँ से भी हटा सकते हैं, क्योंकि मैंने पुरानी रो ही नेक्स्ट टाइम यूज हो रही है, तो मुझे एक ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मैं पुरानी रो ही अगर इस बार यूज कर रहा हूँ, मैंने एक बार सपोज दैट एक बार ये फॉर लूप चला, मैंने एक एरे जो थी उसे भर दिया, ठीक है। अगली बार जब मैं किसी लूप को चला रहा हूँ तो सेम रो यूज हो रही है, यानी जो ऊपर वाला डेटा है वो मुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं, इसी एरे में वो डेटा पड़ा होगा। तो मैं सिंपल डीपी ऑफ कैपेसिटी से ये डेटा पा सकता हूँ। सेम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, डीपी ऑफ जे, और यहाँ पे डीपी ऑफ कैपेसिटी, और एट द एंड में रिटर्न करने के बजाय एन माइनस वन की जगह डीपी ऑफ डब्ल्यू ही रिटर्न कर देता हूँ। अगर आप लोग को ये जो 1D एरे है इसमें कुछ डाउट हुआ हो, तो आप लोग कमेंट में लिखना, मैं इसको और डिटेल में विजुलाइज करके आप लोगों को समझाऊंगा। बट अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने बेसिकली आपको थोड़ा शॉर्ट में चीज़ें समझा दी हैं।
तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड कीप कोडिंग।